उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ कुमार हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला से की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। एक साधारण सा प्लास्टिक का ड्रम जो अक्सर पानी रखने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार इसमें पानी नहीं बल्कि एक ऐसी साजिश दफन की गई थी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। जब पुलिस ने इसे खोला तो सीमेंट में जमी एक लाश निकली जिसका सिर अलग, हथेलियां कटी हुई और शरीर को 15 टुकड़ों में बटा गया था। यह किसी आम मर्डर केस का हिस्सा नहीं था बल्कि एक ऐसा प्लान था जिसे सोच समझकर अंजाम दिया गया था। इस केस के बारे में जिसने भी सुना वह हैरान था। जब इस केस की सुनवाई के लिए इनकी कोर्ट में पेशी हुई तब वहां से बाहर निकलते वक्त खुद वकीलों ने ही इन पर हमला बोल दिया। तो आखिर इस केस की असली सच्चाई क्या है? कहानी की शुरुआत होती है एक आम से दिखने वाले नीले प्लास्टिक के ड्रम से जिसे मेरठ के एक घर से बरामद हुआ। उस ड्रम को पुलिस ने टेम्पो में लाद कर गवर्नमेंट मुर्दा घर लेकर जाती है क्योंकि न तो ये ड्रम खुल रहा था न ही आसानी से टूट रहा था। इसके बाद मुर्दा घर के कंपाउंड में ड्रम को काटा गया। काटने के बाद अंदर से सीमेंट में दबा हुआ एक आदमी का लाश निकला। सिर, धड़ और शरीर 15 टुकड़ों में बटा हुआ था। लाश की पहचान 29 वर्षीय सौरभ शर्मा के रूप में होती है। अब कहानी के फ्लैशबैक में जाते हैं जहां साल 2016 में मेरठ के रहने वाले सौरभ जो मर्चेंट नेवी में काम करते थे, उनकी मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की से होती है। पहली ही नज़र में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ वक्त की दोस्ती के बाद दोनों शादी का फैसला करते हैं, लेकिन सौरभ के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं। फिर भी दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। साल 2016 में सौरभ और मुस्कान ने शादी कर ली थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों के बाद सौरभ वापस लंदन चला गया जहां वो काम करता था। शुरुआत में मुस्कान और सौरभ की जिंदगी ठीक चला। 2016 से 2019 के बीच 3 सालों में उनकी एक बेटी भी हुई। हालांकि सौरभ ने शादी के कारण अपने घर वालों से दूरी बना ली थी, लेकिन बच्ची के जन्म के बाद रिश्ते थोड़े सामान्य होने लगे। सौरभ ज्यादातर समय विदेश में रहता था, इसलिए वह मेरठ में किराए का मकान लेकर मुस्कान को दिया था, जिसमें वह सौरभ के जाने के बाद अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। वही मकान जहां से बाद में वो नीला ड्रम बरामद हुआ। साल में 9 से 10 महीने वो बाहर ही रहता था और सिर्फ 2 से 3 महीने भारत आता। 2021 में वो फिर विदेश चला गया। इसी बीच कोविड आया और फिर उसका आना जाना चलता रहा। इस दौरान मुस्कान अकेली पड़ गई, एक बच्ची की माँ जो अब स्कूल जाने लगी थी। स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी मुस्कान की थी और इसी रोजमर्रा की दिनचर्या में उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला नाम के एक शख्स से होती है जो उसी इलाके में रहता था। मुलाकातें बढ़ी, बातचीत शुरू हुई और फिर वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सौरभ की गैर मौजूदगी में साहिल मुस्कान के जीवन का हिस्सा बन गया। अब वो अक्सर घर आने लगा और मुस्कान के लिए साहिल केवल एक दोस्त नहीं, एक सहारा बन गया। मुस्कान और साहिल के बीच का रिश्ता अब छुपा नहीं था। साहिल अक्सर उसके घर आने लगा था और दोनों अब खुलकर मिलने लगे थे। कई बार तो उन्हें घर के अंदर मकान मालिक ने देख लिया था। उसे शक हुआ और जब सौरभ 2021 में लंदन से वापस मेरठ लौटा तो मकान मालिक ने उसे सब कुछ बता दिया कि उसकी पत्नी के साथ एक अनजान युवक बार बार घर आता है। पहले तो सौरभ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने मुस्कान का मोबाइल देखा और चैट पढ़ी तो उसे सब साफ समझ में आ गया। उसने मुस्कान से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान ने न कोई सफाई दी न कोई पछतावा जताया। दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि सौरभ ने तलाक का फैसला कर लिया। 2023 में वह 2 साल के लिए फिर लंदन चला गया। इस दौरान मुस्कान और साहिल का रिश्ता और भी गहरा हो गया। इसी बीच पता चलता है कि साहिल की माँ इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन साहिल के मोबाइल में एक नंबर था जो उसने अपनी माँ के नाम से सेव कर रखा था। उस नंबर से उसने एक स्नैपचैट अकाउंट बना रखा था और उसका दावा था कि वो अपनी माँ से वहाँ बातें करता था। वो खुद को यकीन दिला चुका था कि उसकी माँ उस अकाउंट से उसे मैसेज भेजती है।
जब मुस्कान को साहिल की इस हरकत के बारे में पता चला तो उसे यह बहुत अजीब लगा, लेकिन मुस्कान उसकी इस अंधविश्वास को दूर करने की बजाय उसका फायदा उठाने की सोची। मुस्कान ने अपने भाई के नाम पर एक नया सिम कार्ड लिया और उससे एक फर्जी स्नैपचैट अकाउंट उस नाम से बनाया, जिससे साहिल को लगता था कि उसकी माँ उससे बात करती है। फिर मुस्कान ने उसी अकाउंट से साहिल को मैसेज भेजने शुरू किए। साहिल इतना अंधविश्वासी था कि उसको लगा कि उसकी माँ ही उससे बात कर रही है। मुस्कान उसको अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बताती थी, जिस वजह से वो मुस्कान के और करीब आ गया। अब उसके मन में ये पक्का हो गया कि उसे मुस्कान से ही शादी करनी है। अब साहिल को यह बर्दाश्त नहीं था कि मुस्कान किसी और की पत्नी बनी रहे। साहिल का कहना था कि मुस्कान सौरभ से तलाक ले और उससे शादी करे, लेकिन बाद में इन्हें लगा कि तलाक लेने से भी सौरभ पूरी तरह जिंदगी से बाहर नहीं जाएगा। तब साहिल ने सौरभ को रास्ते से ही हटाने का सुझाव देता है। मुस्कान भी साहिल की बातों में आकर इस कत्ल की साजिश में साथ देने के लिए राजी हो जाती है। दोनों ने मिलकर प्लान बनाना शुरू किए। इस प्लान में तय हुआ कि सौरभ को पहले बेहोशी की दवा दी जाएगी और फिर चाकू से हमला किया जाएगा। इसके लिए बकायदा साहिल ने मुस्कान को 2 बड़े चाकू खरीदने के लिए भेज दिया। मुस्कान बाजार से 2 चाकू 800 रुपए का खरीद कर लाती है। जब वह दुकानदार से चाकू खरीद रही थी तब दुकानदार ने पूछा था कि चाकू किस लिए चाहिए। तब मुस्कान कहती हैं कि उसे मुर्गे काटने हैं। अब साजिश पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। चाकू खरीदे जा चुके थे, बेहोशी की दवा का इंतजाम हो चुका था। बस इंतजार था सौरभ के भारत लौटने का। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। सौरभ अब भी अपनी पत्नी से प्यार करता था, इसलिए वह खास तौर पर लंदन से मेरठ लौटा और 24 फरवरी को मुस्कान को बताया कि वो उसके जन्मदिन पर साथ रहने के लिए आ रहा है। मुस्कान ने यह बात तुरंत साहिल को बताई और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि 25 फरवरी की रात को ही सौरभ को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। इस प्लान के तहत मुस्कान 25 फरवरी की रात को सौरभ के शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। सौरभ ने उस रात शराब पीने से इनकार कर दिया। मुस्कान चाहकर भी उसे जबरदस्ती नहीं पिला सकती थी, जिस वजह से उनकी पहली हत्या की कोशिश नाकाम हो जाती है। अगले दिन साहिल और मुस्कान दोबारा मिले और अगला प्लान 3 मार्च को अंजाम देने का तय हुआ, क्योंकि उस दिन उनकी बेटी का आखिरी पेपर था। मुस्कान अपनी बेटी को पेपर के बाद अपनी माँ के घर भेजने वाली थी, ताकि घर में सिर्फ वो और सौरभ रह जाएं। 3 मार्च को बेटी का एग्जाम खत्म हुआ और प्लान के मुताबिक मुस्कान ने उसे अपनी माँ के पास भेज दिया। अब घर में सिर्फ सौरभ और मुस्कान रह गए थे। एक बार फिर मुस्कान प्लान में लग जाती है, लेकिन इस बार वह सौरभ का पसंदीदा खाना बनाती है। उस खाने में वह बेहोशी की दवा मिला देती है। रात करीब 9:30 बजे सौरभ ने खाना खाया और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। इसके बाद रात के 12 बजे मुस्कान ने साहिल को फ़ोन किया। फ़ोन कर उसे अपने घर बुला लेती है। साहिल तुरंत उसके घर पहुंच जाता है। दोनों ने पहले से तैयार किए गए चाकू निकाले। मुस्कान के हाथ में चाकू थमाते हुए साहिल उसका हाथ पकड़कर सौरभ के सीने के पास ले गया और फिर चाकू सौरभ के सीने में उतार देते। कुछ ही पलों में सौरभ की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। कत्ल के बाद अंधविश्वास में पागल साहिल ने सौरभ की दोनों हथेलियां काट दी और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। 2 बैग पहले से तैयार थे, एक में सिर और हथेलियां डाली और दूसरे में धड़। धड़ वाला बैग मुस्कान के बेड के नीचे छुपा दिया, जबकि दूसरा बैग साहिल रात के 3 बजे अपने घर लेकर चला गया, जो पास में ही था। अब मुस्कान उसी कमरे में अकेली थी जिसके नीचे उसके पति का कटा हुआ शरीर पड़ा था। अब उसे अकेले थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मुस्कान भी साहिल के घर चली जाती है। अब अगले दिन की सुबह ये दोनों सबूत मिटाने और लाश को हमेशा के लिए छुपा देने की प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए साहिल ने मुस्कान से कहा कि मार्केट जाओ और सीमेंट लेकर आओ। मुस्कान एक बोरी सीमेंट लाती है, लेकिन साहिल कहता है कि एक बोरी से काम नहीं चलेगा। फिर वह दोबारा जाती है और एक और बोरी लेकर आती है। घर में पहले से रखा नीला प्लास्टिक का ड्रम को लिटाते हैं और उसके अंदर सौरभ के शरीर के सभी टुकड़े डाल देते हैं। फिर उसमें सीमेंट और पानी मिलाकर पूरी तरह भर देते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं। ड्रम को उसी कमरे में एक कोने में रख दिया जाता है
मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद घर की सफाई शुरू होती है। दोनों ने ब्लीचिंग पाउडर से पूरे घर को बारीकी से साफ किया ताकि किसी तरह का खून का निशान न बचे। इसके बाद 4 मार्च की शाम को दोनों ने एक प्राइवेट स्विफ्ट डिज़ायर कैब बुक की और शिमला के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद ये दोनों शिमला में कुछ वक्त बिताने के बाद 10 मार्च को कसौल के एक होटल में पहुंचते हैं। उस होटल में खुद को पति पत्नी बताकर कमरा नंबर 203 में चेक इन किया। होटल के ऑपरेटर अमन कुमार बताते हैं कि दोनों का बर्ताव बेहद अजीब था। आमतौर पर टूरिस्ट कसौल में घूमने और पहाड़ों का नज़ारा लेने आते हैं, लेकिन ये दोनों दिन भर कमरे में बंद रहते थे और दिन में बस एक बार कार से बाहर निकलते थे। न किसी से मिलते थे, न ही होटल स्टाफ को कमरे में घुसने देते। सफाई तक नहीं कराई। पूरे 6 दिन तक कमरे में रहे और 16 मार्च को वहां से निकल गए। इस पूरे सफर में उनके साथ एक कैब ड्राइवर था जिसने बताया कि उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये दोनों किसी का कत्ल कर भागे हैं। सफर के दौरान दोनों एक दूसरे से कम ही बात करते थे और मुस्कान को केवल 2 बार उसकी मां के फोन आए। होली भी उन्होंने एंजॉयमेंट के साथ मनाई, मानो सब कुछ सामान्य हो। इस बीच साहिल का जन्मदिन भी था, जिसके लिए मुस्कान ने उसी होटल में ड्राइवर को केक लाने के लिए कहा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार मुस्कान ने ड्राइवर को एक वॉइस मैसेज भेजा। इन 14 दिनों में मुस्कान और साहिल हिमाचल की वादियों में घूमते रहे। मुस्कान के पास लाए गए 84,000 रुपये खत्म हो चुके थे। साहिल की जेब भी खाली थी। उधर सौरभ की कोई खबर न मिलने पर उसके परिवार वालों को शक होने लगा। तब उन्होंने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कर दी। इत्तेफाक देखिए, 18 मार्च को ही मुस्कान और साहिल शिमला कसौल की ट्रिप से वापस मेरठ लौटे थे। उसी दिन पुलिस ने भी मुस्कान के घर पर पहुंच जाती है। जैसे ही घर में दाखिल होते हैं, उनकी नज़र कमरे के एक कोने में पड़े भारी नीले ड्रम पर पड़ी। ड्रम को छूते ही पुलिस को शक हुआ। वो न खुल रहा था न हिल रहा था। पहले ड्रम को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन जब कोई तरीका काम नहीं आया तो पुलिस ने टेम्पो बुलवाया और ड्रम को सीधे सरकारी मुर्दाघर भिजवा दिया। वहां उस ड्रम में जमे सीमेंट की परतों को तोड़ा गया और फिर जो दिखा वो रूह कपा देने वाला था। उसमें सौरभ के शव के टुकड़े निकलते हैं, जिनमें एक कटा हुआ सिर, 2 हथेलियां, धड़ और पैर शामिल थे। सच्चाई सामने आते ही मुस्कान और साहिल टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। साहिल ने बताया कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो मुस्कान से बेहद मोहब्बत करता था और उसे लगता था कि उसकी मरी हुई माँ भी मुस्कान को पसंद करती है। यही नहीं, मुस्कान ने खुद साहिल को उस भ्रम में बनाए रखा। एक फेक स्नैपचैट अकाउंट से उसकी मां बनकर उसे मैसेज भेजती रही। ये जताती रही कि मुस्कान ही उसके लिए सही है। अंधविश्वास में फंसा साहिल इस हद तक डूब गया कि उसे लगने लगा मां की मर्जी से वो मुस्कान से शादी करेगा और सौरभ को हटाना इस रिश्ते की इकलौती रुकावट है। पर अफसोस, वो ये भूल गया था कि कत्ल चाहे जितना सोच समझकर किया जाए, गुनाह हमेशा सच बोलता है। अगर इस केस की आगे की बात करें तो मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला अपने 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। दोनों की मानसिक स्थिति बेहद खराब है। इन्हें लंबे समय से नशे की लत का असर बताया जा रहा है। जेल में मुस्कान और साहिल ने एक साथ रहने की परमिशन मांगी है, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया गया। मुस्कान के अपने परिवार वाले ही उसको सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहते हैं। इसलिए मुस्कान ने एक सरकारी वकील की मांग की है। अब आने वाला समय ही बता सकता है कि इन्हें कानून कितनी सजा देती है। इस पूरी कहानी का अंत एक भयानक तरीके से हुआ, जहां पीछे छूट गई एक मासूम बच्ची जिसने एक ही झटके में अपने माँ बाप दोनों को खो दिया।